यहाँ पे अध्ययन करेंगे संविधान के बारे में। तो हम संविधान की आधारभूत संरचना के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि संविधान में किस किस चीज़ की चर्चा की गई है, और ऑल ओवर अगर देखें तो संविधान किस चीज़ की चर्चा करता है, इस बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, संविधान में मुख्यतः 3 बातों की चर्चा है। पहला है राज्य, ठीक है, दूसरी है सरकार और तीसरा है व्यक्ति। तो हम यहाँ पे एक एक शब्दों को लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे कि राज्य के अंतर्गत क्या आता है, सरकार के अंतर्गत क्या आता है और व्यक्ति कौन है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे। कृपया बने रहिए इस वीडियो के साथ में। हम पूरा एक एक करके संविधान के आधारभूत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम राज्य के अंतर्गत देखते हैं। तो राज्य के अंतर्गत आता है, पहला तो है भूभाग, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। तो इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो यहाँ राज्य के अंतर्गत पहला है भूभाग, अर्थात कोई भी अगर राज्य है तो उसका एक निश्चित भूभाग होगा। जैसे कि हम अगर हमारे भारत देश के बारे में चर्चा करें तो भारत की एक निश्चित भूमि है, ठीक है, इसका एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत पूरी यहाँ पे राज्य निवास है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर भूमि के ऊपर जो जनसंख्या निवास करेगी, ठीक है, तो उसी को ही राज्य कहा जाएगा। दूसरा भाग है जनसंख्या। तो हमने जैसे भूभाग की चर्चा की, तो भूभाग के ऊपर एक निश्चित जनसंख्या होगी, ठीक है। निश्चित जनसंख्या में शासक होंगे, प्रशासक होंगे, इसके अलावा आम जनता होगी। तो ये सारी जो है जनसंख्या के अंतर्गत आती है। अगला भाग है सरकार। तो जैसे कि हमने चर्चा की इससे पहले जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या पे नियंत्रण करने के लिए या वहाँ पे शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसमें शासक होते हैं, प्रशासक हो सकते हैं और लोगों की सहायता के लिए लोक सेवक भी होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो एक कार्यशील जो बॉडी है, यही पूरी सरकार कहलाती है। इसके बाद आता है संप्रभुता। अब जैसे कि हमने भूभाग की चर्चा कर ली कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, ठीक है, राज्य के अंतर्गत। उसके बाद हमने जनसंख्या देखा कि उसमें एक जनसंख्या का निवास होना चाहिए। तीसरा हमने सरकार भी देख लिया कि राज्य के अंतर्गत जनसंख्या पे नियंत्रण करने के लिए या उनके सहयोग के लिए एक सरकार होनी चाहिए। अब मुख्य बात होती है संप्रभुता की। तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता किसी भी सरकार के स्वयं निर्णय लेने की क्षमता से हम उसको मान सकते हैं। अर्थात कोई भी सरकार, जैसे कि भारत सरकार के बारे में चर्चा की जाए तो भारत सरकार हमारी एक संप्रभु सरकार है, अर्थात इसके स्वयं के अपने देश के संबंधित जो निर्णय के प्रक्रिया हैं ये अपने स्वयं लेती है। परंतु अगर हम आज़ादी के पहले की देखें, 1947 के पहले की बात करें, तो हमारे पास भूभाग भी था, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, परंतु अंग्रेजों की सरकार थी, ठीक है। हमारे भारतीयों के हाथ में संप्रभुता नहीं थी, भारतीयों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं। तो यहाँ पे संप्रभुता का अर्थ यही है कि स्वयं की ऐसी सरकार जो स्वयं निर्णय ले सके, ठीक है, तो यह संप्रभुता है। तो इस प्रकार हमारे राज्य के अंतर्गत हमने 4 भाग देखे। पहला तो होना चाहिए भूभाग, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। दूसरा एक जनसंख्या उस पर निवास करनी चाहिए। तीसरा सरकार होना चाहिए, ठीक है, और चौथा है सरकार के अंतर्गत संप्रभुता होनी चाहिए, तभी एक स्वतंत्र राज्य या लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हो सकती है। अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सरकार के बारे में। हमने राज्य के बारे में तो अध्ययन कर लिया, अब सरकार देखते हैं कि किस प्रकार की सरकार होती है, उनकी प्रणालियां क्या होती है, किस प्रकार से शासन चलाया जाता है और उनके अंतर्गत जो कार्य होते हैं, तो ये कार्य किन किन क्षेत्रों में बटे हुए होते हैं। तो इन सभी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, सरकार के अंतर्गत पहले तो शासन प्रणाली होती है, अर्थात सरकार किस प्रकार की सरकार की संरचना होगी, ठीक है। दूसरी होती है उसकी व्यवस्था कि सरकार किस प्रकार से अपने पूरे शासन व्यवस्था को चलाती है। तो ये 2 पहलू होते हैं सरकार के अंतर्गत। यहाँ पर शासन प्रणाली में हम देखें तो एक तो होती है संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और तीसरी होती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आप पहली शासन प्रणाली के अंतर्गत देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत देश में भी प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, जिसमें संसद जो होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र से चुने होते हैं, तो इनके प्रमुख के रूप में जो प्रधानमंत्री होता है वह ताकतवर होता है और जो सारे जो संसद होते हैं उनके अंतर्गत शक्तियां विभाजित होती है। एक मंत्री परिषद होता है, राष्ट्रपति होते हैं, तो इन सभी में शक्तियों का विभाजन समान रूप से होता है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली।
तो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली होती है, जैसे कि आप यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के हाथ में ही प्रमुख शक्ति संपन्न होता है। ठीक है, वहां पे क्षेत्र में संसद तो होते हैं, परंतु शक्तियों का अगर केंद्र देखें तो वहां राष्ट्रपति होता है। तो ये एक प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अगला आप देख सकते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, अर्ध अध्यक्षात्मक का तात्पर्य है इसमें शक्तियों का विभाजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हम श्रीलंका की बात करें, ठीक है, तो श्रीलंका में राष्ट्रपति भी उतना ही शक्तिशाली होता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री होता है वह भी इतना ही शक्तिशाली होता है। अर्थात शक्तियों का विभाजन दो भागों में होता है, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख और संसद का प्रमुख। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अर्धअध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। अब हम चर्चा करते हैं व्यवस्था के बारे में। सरकार के अंतर्गत जो व्यवस्था होती है, जिस प्रकार से शासन चलाया जाता है, तो यहाँ पे तीन प्रकार से शासन चलाया जाता है। पहली तो होती है संघीय व्यवस्था, दूसरी होती है परिसंघ और तीसरा होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो संघीय के अंतर्गत दो प्रकार से संघ हो सकता है। संघ अर्थात सभी राज्यों को मिला के जैसे हम देश बनाते हैं, तो इस प्रकार का यह संघ कहलाता है। इसका उदाहरण आप यूएसए अर्थात अमेरिका देख सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वहां पे जो प्रमुख रूप से जो राज्य हैं, उनके 50 राज्य, इन सभी ने मिलकर एक प्रकार से गठबंधन बनाकर एक देश की रचना की है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये संघीय शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है। अगला हम देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक से क्या तात्पर्य? एकात्मक अर्थात एक ही सरकार जिसके अंतर्गत पूरी की पूरी शक्ति यहाँ पे केंद्रित होती है। जैसे कि अगर हम यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में वहां पे एक ही सरकार होती है और सारी की सारी जो शक्तियां हैं उसी में सम्माहित होती है। ठीक है, वहां पे संसदीय व्यवस्था है और राज्यों में वहां पे विभाजन नहीं है, अर्थात राज्य के रूप में यूनाइटेड किंगडम विभाजित नहीं है। केवल वहां पे एक ही सरकार होती है, संसद, जो पूरे देश के लिए वो कानून बनाती है। संघ और एकात्मक, तो ये दो शासन व्यवस्था के बारे में हमने देखा। तीसरा होता है परिसंघ। तो परिसंघ की जो है अवधारणा यह हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। संघीय व्यवस्था यह पहले से चली आ रही है, एकात्मक व्यवस्था भी चली आ रही है, परंतु परिसंघ की संरचना जो है हमारे भारत देश में यह आजादी के बाद हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, परिसंघ जो कि हमारे भारत देश में देखने को मिलता है। संघ से क्या तात्पर्य होता है कि केंद्र और राज्य का आंतरिक संबंध होता है, अर्थात केंद्र जो है राज्य के अंतर्गत राज्य मिलकर केंद्र बनाते हैं और राज्य अगर चाहें तो अलग भी हो सकते हैं। यह एक संघ होता है कि आप चाहे तो रह सकते हैं साथ में या न चाहे तो आप अलग भी हो सकते हैं, परंतु भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। भारत में संघ एक प्रकार से राज्यों का संघ तो है, परंतु यहाँ पे अलग होने की किसी को भी इजाजत नहीं है। तो यही परिसंघ की संकल्पना है जो हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। तो जैसा कि शासन व्यवस्था में हम देख रहे थे कि भारत में जो परिसंघ है, तो इस भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रमुख होते हैं। विधायिका सरकार की वह अंग होती है जिसमें विधेयक या कानून को यहाँ पे बनाया जाता है, अर्थात जो दो सभाएं होती है जिन्हें हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं, जो कि यहाँ पे जो सदस्य हैं वह आम जनता से सीधे चुन के यहाँ पे पहुंचते हैं। तो इनके द्वारा ही यहाँ पर जो है नियम या विधेयक का तैयार किया जाता है। तो विधायिका के अंतर्गत इसके 2 अंग होते हैं। ठीक है, 2 भाग होते हैं विधायिका के। केंद्रीय स्तर पे राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा यह स्थायी सदन होता है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में इनके चुनाव होते हैं, अर्थात 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, और वापस से दूसरे सदस्यों का चुनाव होकर यहाँ पे पुनः इनकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2-2 वर्ष में जब सदस्य बदलते रहते हैं, तो यह जो सभा है चलते जाती है, अर्थात यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे सदस्य यहाँ पे या एक प्रकार से पूरा का पूरा सदन विघटित हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए भी राज्यसभा को है स्थायी सदन कहा जाता है। और इस स्थायी सदन में हमारे भारत में अगर देखें तो 250 इसकी संख्या है। ठीक है, अर्थात जो सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में वह 250 है। द्वितीय सदन जो होता है, दूसरा सदन जो हम चर्चा करें, लोकसभा। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, अर्थात जो सदस्य होते हैं, वह जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने गए होते हैं। ठीक है, इनकी सदस्य संख्या हमारे भारत में देखें तो 545 है और चूंकि यह जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं इसलिए इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है,
और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वह आम जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पे अर्थात जो जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो राष्ट्र यहाँ पर अगर देखें हम राज्य स्तर पे तो विधायक होते हैं, ठीक है, और सारे जो संसद होते हैं तो इनके सारे जो मिलाकर लोकसभा के सदस्य हैं या विधानसभा जो कि राज्य स्तर पे हैं, तो इन सभी के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होकर राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं सरकार का जो द्वितीय अंग है वह है कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट अर्थात जो लोक सेवक होते हैं, ठीक है, जो सरकारी नौकरी में जो जाते हैं वो स्थायी तौर पे यहाँ पे कार्यपालिका में अपना योगदान देते हैं। और द्वितीय होता है अस्थायी कार्यपालिका। तो जो द्वितीय जो अस्थायी अंग है, ठीक है, कार्यपालिका का, उसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति होते हैं या यूं कहे कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, मंत्री परिषद हो गया और महान्यायवादी। महान्यायवादी तो वैसे राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, परंतु यह भी अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही महान्यायवादी कार्य करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कार्यपालिका के अंतर्गत दो अंग हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में हमने चर्चा की जो लोक सेवक होते हैं अर्थात जो गवर्नमेंट के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। विधायिका जैसे जिस प्रकार से कानून बना दी, परंतु उसको अगर इम्प्लीमेंट का कार्य देखना है अर्थात उसे लागू करवाना है तो वह कार्यपालिका करती है, जिसमें से जो लोक सेवक होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वह योगदान देते हैं। इसके अलावा जो विधायिका से कानून पास होकर आता है उसे राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कार्यपालिका कानून के इम्प्लीमेंट अर्थात कानून का जो है ये कानून को लागू करने का कार्य करते हैं। तीसरा जो अंग है हमारे भारतीय परिसंघ में वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में चर्चा करें तो जो न्यायपालिका है वह विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है और यह एकात्मक होती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर देखें जो केंद्रीय स्तर पे सुप्रीम कोर्ट अर्थात माननीय उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है। दूसरा अगर राज्य स्तर पे देखें तो हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय होता है और उसके अंतर्गत जिलों में या विभिन्न क्षेत्रों में कहें तो वहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यह न्यायालय की संरचना होती है जिसमें जो न्यायपालिका है वह एकात्मक होता है, ठीक है, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या जो अधीनस्थ न्यायालय है तो ये एक ही लाइन से या एक ही तौर पे कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा संविधान के आधारभूत संरचना के बारे में। तो हमने यहाँ पे चर्चा किया, संविधान के आधारभूत संरचना को समझने का प्रयास किया। हमने यहाँ पे चर्चा किया संविधान की जो मुख्य यहाँ पे संविधान में जिस चीज की चर्चा है, जिसमें राज्य है, सरकार है या व्यक्ति है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।